प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को बड़े तोहफे दिए। पीएम मोदी ने असम के महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट की शुरुआत की। साथ ही पीएम मोदी ने कई अहम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस प्रोजेक्ट की मदद से असम में कई कनेक्टिविटी के छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने धुबरी और फूलबाड़ी के बीच ब्रह्मपुत्र पर 4 लेन के पुल की आधारशिला रखी। ये पुल असम और मेघालय के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा। इस पुल के बनने के बाद 205 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 19-20 किलोमीटर में पूरी हो जाएगी। इस पुल की कुल लंबाई 19 किलोमीटर है। कालीबाड़ी घाट से जोरहाट को जोड़ने वाला 8 किलोमीटर का ये पुल मजूली के हजारों परिवारों की जीवन रेखा बनेगा। ये ब्रिज आपके लिए सुविधा और संभावनाओं का सेतु बनने वाला है। इसी तरह धुबरी से मेघालय में फुलबारी तक 19 किलोमीटर लंबा पुल जब तैयार हो जाएगा तो इससे बराक घाटी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यही नहीं, इस पुल से मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा भी असम से दूरी भी बहुत कम हो जाएगी। सोचिए, मेघालय और असम के बीच अभी सड़क मार्ग से जो दूरी करीब 250 किलोमीटर है, भविष्य में सिर्फ 19-20 किलोमीटर रह जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र और असम की सरकार ने ब्रह्मपुत्र के आसपास के क्षेत्र में भौगोलिक सांस्कृतिक तौर पर काम किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ कई सुविधाओं वाले सेतु बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन प्रोजेक्ट से देश के जवानों को भी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि 2016 में आपके दिए एक वोट ने कितना कुछ करके दिखाया है। आपके वोट की ताकत असम को ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आजादी के बाद असम के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया गया। इतिहास में जो गलती हुई उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने सुधारा और हम आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि असम को आसपास के देशों के साथ संबंधों का केंद्र बनाया जा रहा है ताकि बांग्लादेश समेत आसपास के देशों से सीधा कनेक्शन हो सके। 2016 में आपके दिए एक वोट ने कितना कुछ करके दिखाया है। आपके वोट की ये ताकत अभी असम को और ऊंचाई पर लेकर जाने वाली है। भाइयों और बहनों, गुलामी के कालखंड में भी असम देश के संपन्न और अधिक रेवेन्यू देने वाले राज्यों में से एक था। यहां तक कि चिटगांव और कोलकाता पोर्ट तक चाय और पेट्रोलियम पदार्थ ब्रह्मपुत्र, पद्मा, मेघना नदियां और रेल लाइनों से होकर ही पहुंचते थे। कनेक्टिविटी का यही नेटवर्क असम की समृद्धि का बड़ा कारण था। लेकिन आजादी के बाद जहां इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना जरूरी था, इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। जलमार्ग पर फोकस नहीं किया गया तो लगभग खत्म ही हो गए। इसी क्षेत्र में अव्यवस्था और अशांति के पीछे विकास को लेकर ये लापरवाही भी एक वजह तो थी ही थी। इतिहास में की गई इन गलतियों को सुधारने की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। अब उनका और विस्तार किया जा रहा है, उन्हें और गति दी जा रही है। अब असम का विकास प्राथमिकता में भी है और इसके लिए दिन रात प्रयास भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले दक्षिण 24 परगना राजनीति का अखाड़ा बन गया है। आज इसी इलाके में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने जनसभा में कहा कि हर विधानसभा से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकलेगी। हमारा लक्ष्य टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जो भी मदद भेजती है उसे यहाँ की सरकार आम लोगों को नहीं देती। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर सभी मछुआरों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि हम बंगाल में तुष्टीकरण खत्म करेंगे ताकि लोग सरस्वती पूजा, रामनवमी को मना पाए। मछुआरे भाइयों को अपनी नाव चलाने के लिए किसी को रिश्वत न देनी पड़े, इसको परिवर्तन कहते हैं। जंगल में
आदिवासियों को रहने के लिए कटमनी न देना पड़े, इसको परिवर्तन कहते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय, अम्फान के समय आपका अधिकार कोई और न ले जाए, इसको परिवर्तन कहते हैं। मित्रों, किसानों की फसल का सही दाम किसानों को मिले, बिचौलियों को न मिले, इसको परिवर्तन कहते हैं। और यहां पर जो तुष्टीकरण चल रहा है, वो तुष्टीकरण बंद कर आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी को ढंग से मना पाओ, इसको परिवर्तन कहते हैं। मित्रों, इसको परिवर्तन कहते हैं। बंगाल की हालत बद से बदतर कर दी गई है। यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी तो केंद्र की मोदी सरकार के साथ डबल इंजन सरकार आगे बढ़ेगी। हमारी सरकार आने पर सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देने का काम किया जाएगा। शाह ने कहा कि बंगाल के उत्तरायण मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देंगे। मित्रों, आपने ऊपर एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई, एक बड़े इंजन को बंगाल के विकास के लिए दिल्ली में बिठाया है, मगर यहां की सरकार वो इंजन को काम नहीं करने देती। आप एक बंगाल सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना दीजिए, जो मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर ये डबल इंजन सरकार बंगाल को सोनार बांग्ला बनाए। ऐसी सरकार बनाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा है। मैं आपको कहने आया हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, बंगाल के सारे कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। हम मछुआरों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजना लाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार बनने के बाद हर मछुआरे को, लगभग 4 लाख मछुआरे को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मछुआरा सम्मान निधि देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। शाह ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं को मारा है। टीएमसी के राज में राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीजेपी की सरकार आएगी तो पाताल से ढूंढकर उन्हें सजा देंगे। ममता सरकार सिर्फ भतीजा बढ़ाओ अभियान को चला रही है और आम लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। यूपी में बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं, महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जबरदस्त हंगामा किया और नारेबाजी की। राज्यपाल अभिभाषण पढ़ती रही और सपाई हंगामा करते रहे। इससे पहले विधान भवन के बाहर ही सपा और कांग्रेस के नेताओं ने महंगाई, किसानों और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास बैठकर महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ता सदन के पहले दिन ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। वो ट्रैक्टर परिसर के अंदर ले जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास जाकर बैठ गए। इस दौरान लगातार नारेबाजी होती रही। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सदन पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित मौजूद रहे। बता दें कि सत्र के दौरान विपक्ष ने किसान आंदोलन और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्षियों का कहना है कि सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख दिया है। किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। किसानों को तबाह करने वाले कानून जबरन थोपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ना किसानों के साथ धोखा किया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।